हाँ जी, ये MCQ के वीडियो नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मतलब कि मेन पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है व्हाट डू मीन बाय पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं वन इक्वेशन, मतलब कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसमें से वन इक्वेशन यहाँ पर ऐसे गिवन है। ठीक है, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, तो उसके बाद दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए है ये वाली, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पता होने से पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हमें जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल चाहिए, कोइंसिडेंट चाहिए या इंटरसेक्टिंग चाहिए। इन्होंने न्यू वर्ड यूज़ कर दिया डिपेंडेंट लाइन। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के देखें कि डिपेंडेंट का मतलब क्या हो सकता है। डिपेंडेंट होना, ठीक है, डिपेंडेंट होना मतलब कि जिस साइड पे एक लाइन जा रही है उसी साइड पे दूसरी लाइन जाए, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब हमारे पास क्या बन के आएगा? कोइंसिडेंट। तो इसका मीनिंग आप लोग यहाँ पे लिख लो, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब कि मैनी सॉल्यूशन हो। तो एक पेयर तो अभी हमारे पास है यहाँ पे, जब मुझे मैनी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, मतलब कि 3 रेशियो सेम आनी चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रख के देख रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन है 10x प्लस 14y। देखिए मुझे यहीं से पता चल गया कि मेरी रेशियो सेम नहीं आएगी, क्योंकि ये बनेगा -1/2 और ये बनेगा 1/2, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन तो गलत है। फिर बी ऑप्शन पे आइए, वहाँ पे है -10x -14y, अब +4 है। या देखिए अब यह दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, या तो 4 को इस तरह भेजो या 2 को इस तरह बुलाओ। मैं 4 को दूसरी तरफ लिख देता हूँ। अगर दूसरी तरफ लिखूंगा तो जब मैंने A1/A2 निकाला, वैसे मुझे पता चल गया कि आंसर ये भी नहीं है, तो मेरे पास बनी रेशियो 1/2। लेकिन जब मैंने B1/B2 निकाली तो मेरे पास रेशियो बनी 7/-14 -1/2। लेकिन हमें तो तीनों इक्वल चाहिए, तो सेकंड ही नहीं इक्वल आया तो इसको भी छोड़ो। सिमिलरली जब मैं थर्ड को इक्वेट करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसके नीचे थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास -10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वस टू 0। ठीक है, तो अगर ये +4 है, दूसरी तरफ जाके ये बनेगा -4, तो इसको लिखा -5/-10 मतलब कि 1/2, 7/14 मतलब कि 1/2। लेकिन जब C1/C2 निकाला तो 2/-4 ये बना -1/2। ठीक है, तो दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो सी भी नहीं है। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ऑप्शन बची है डी, वो सही होगी। लेकिन कभी कभार हमारी इसमें मिस्टेक हो, इस वजह से बोल सकते हो कि ABC गलत है, क्या पता आंसर इन्हीं में से हो। तो डी पे वेरीफाई कर लो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डी इक्वेशन है 10x -14y इक्वस टू, यहाँ पे 10x -14y, कंपेयर कीजिए, -5/10 -1/2, 7/-14 -1/2, 2/-4 -1/2। माइनस ऊपर नीचे डजन मैटर, इसको मिडिल में रखते हैं। तो 3 रेशियो 1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैनी सोल्यूशन हमें मिल गए। ठीक है, तो लाइन डिपेंडेंट कौन सी ऑप्शन पे आई? डी ऑप्शन पे आई। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें ये मुझे बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, मतलब कि 2 आंसर दे दिए इन्होंने, x = 2 y = -3। ठीक है, और ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिए। पूछा गया कि बताइए ये वाला सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या इसका किसका। कैसे वेरीफाई होगा? हम क्या करेंगे,
हर एक इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जहाँ पे आंसर हमारा ओके हो गया तो वो ऑप्शन को टिक कर देना। अगर मैं यहाँ पे x को 2 पुट करूँगा और y को -3 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये बन गया 2 - 3, कितना बना -1। अब ये तो सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट में पुट करके देखो, 2 को पुट करना, x को 2, इसको पुट करना -3, तो ये बना 4 + 9, तो ये बना 13, लेकिन हमें चाहिए -5। तो फर्स्ट ऑप्शन पे तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हमें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा ये सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे x को 2 पुट करके देखा, ठीक है, मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट पेयर था हमारे पास x + y = -1 और दूसरा पेयर है 2x - 3y = -5। तो हमने क्या पुट करना है, x को 2 और y को -3। पहले इसमें पुट करते हैं, 2 + -3 मतलब कि 2 - 3 मतलब कि -1। अब ये तो सेटिस्फाइड होगी, दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखेंगे, 2 × 2 -3 × -3 मतलब कि 4 + 9 13। तो हमें -5, यहाँ पे सेटिस्फाइड ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो होगी रिजेक्ट। फिर हमने बी ऑप्शन पे आना है। बी ऑप्शन में हमारे पास इक्वेशन है 2x 5y -11 और दूसरी ऑप्शन है 4x -22। अब यहाँ पे पुट करके देखना, x को 2, y को -3। टू × 2 तो ये बना 4 + -15 -11, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया हमारा, ठीक है। फिर अभी हमने सेकंड पे पुट करके देखना है। 4, x को 2 पुट किया, y को -3 पुट किया, 8 - 30 -22, मतलब कि दोनों पे आंसर हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो बाकियों को छोड़ दो, मतलब कि हमें यहाँ से क्या पता चला, जो हमारे पास सही आंसर है वो कौन सा आ रहा है, सेकंड का बी ऑप्शन। ये वाले ताले की चाबी यहाँ पे है, मतलब कि इन इक्वेशन का जो पासवर्ड है वो ये है, x = 2 एंड y = -3 हमारे पास। आई होप ये MCQ आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड MCQ नंबर 11। उसमें बोला गया है इफ x = a एंड y = b इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वैल्यूज ऑफ a एंड b विल बी, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट कर दिया। क्वेश्चन हाँ प्रीवियस ही है जो हमने पूरे थर्ड चैप्टर में किए हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि एक इक्वेशन ये रही, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास, हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a एंड b क्या है, अगर उन्होंने बोला x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, आई होप अभी भी क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो a एंड b को भूल जाओ कि a एंड b गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a मतलब कि x एंड y, मतलब कि हमें सिंपली यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, एलिमिनेशन रूल लगाना है, जहाँ से हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है x एंड y की। या तो आप काफ़ी सिंपल है, एलिमिनेशन रूल लगा दो डायरेक्ट, ठीक है, x एंड y आ जाएगा, वही आपके पास a एंड b है। या फिर 3 एंड 5 है, यहाँ पे x को 3 y को 5 पुट करके देखो, 3 - 5 -2 होता है, यहाँ पे 2 तो ये तो नहीं है, 5 एंड 3 पुट किया, यहाँ पे सेटिस्फाइड है। फिर 5 + 3 किया तो 4 आना चाहिए, 8 बनना, तो b भी नहीं है। 3 - 1 2 बन गया, 3 + 1 4 बन गया, तो हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। मतलब कि हम आंसर को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, 2x + 3y = 7, दूसरी इक्वेशन है 2ax a + by = 28, ठीक है।
तो अभी हमने ए एंड बी और इसका बोला गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों बराबर आएंगे। तो पहले मुझे A1 A2 की वैल्यू निकालने दो, वो बनी 2/2a, मतलब कि x वाले नंबर को छोड़ दिया हमने, ठीक है, बन गया 1/a। B1/B2 3/a+b, C1/C2 7/28, मतलब कि 1/4। क्योंकि अब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों क्या आएंगे हमारे पास, इक्वल आएंगे। ठीक है जी, अगर ये तीनों इक्वल है हमारे पास तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/a 3/a+b 1/4। ठीक है, अभी हमें ए एंड बी में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो आप किसी भी पेयर को इक्वल रख लो, चाहे इसको चाहे इसको, मैं इन दोनों को इक्वल रख लेता हूँ। ये बन गया a+b = 3a, और ये हमारे पास रहेगा b = 3a - a b = 2a। ठीक है, अब देखिए क्या b = 2a कहीं भी ऑप्शन में है, b = 2a, तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास था 13, उसमें हमारे पास इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका सम हमारे पास कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, लेकिन उनके रेसिप्रोकल का सम है जो वो 1/4 आना चाहिए। तो वैसे तो ये 3.6 में से क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से इसका आंसर ढूंढिए। देखिए सभी पेयर का सम यहाँ पे 9 + 9 12 6 10 8 11 7 18। फर्स्ट कंडीशन को तो सभी ऑप्शन चेक कर रही हैं। अब बची ये वाली कंडीशन कि किसके पेयर का रेसिप्रोकल हमारे पास 1/4 बनेगा। तो पहले 9 और 9 है, इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/9 + 1/9, तो आंसर बना 2/9। तो ये तो नहीं है, क्योंकि हमें 1/4 आना चाहिए आंसर हमारा। फिर 12 1/12 + 1/6, तो जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगी 24, 2 + 4 6/24, और कटिंग करके बन गया 1/4। बी ऑप्शन है। ठीक है, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। इफ द इक्वेशन 2x + 3y - 50 और ये वाली इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन यूनिक है इनका, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, 2x 3y - 5 = 0, फिर है kx - 6y - 8 = 0। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो सिंपली बस मैंने A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं रखना। इसकी जो ऑप्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सही कर दूं, यह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए A1 A2 की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ A1/A2। दैट इज 2/k। नेक्स्ट B1/B2 की वैल्यू है हमारे पास 3/-6, मतलब कि -1/2। बिकॉज देयर इज यूनिक सोल्यूशन, तो इसीलिए यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, तो सी से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सिंपली 2/k नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो 2 को यहाँ पे मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 नॉट इक्वल्स टू -1 × k। 4 नॉट इक्वल्स टू -k, मतलब कि k की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल्स टू -4। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। अगर आप -4 पुट करोगे तो उस केस में आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। आप -4 के बिना कोई भी नंबर पुट कर लो, 200 लाख 500 हज़ार करोड़ 200 करोड़ 600 करोड़, कोई भी नंबर पुट करो, हर बार यूनिक सोल्यूशन आएगा।
लेकिन k इक्वल टू -4 को स्किप कर देना खुदा के वास्ते, ठीक है। तो उसके बिना हर बार यूनिक सोल्यूशन ही आपके पास आएगा।